हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSN IT यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सेकंड लेक्चर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक का। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ली थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है और फाइल मैनेजमेंट क्या होती है। और आज की क्लास में आप लोगों को आवाज़ की वॉइस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इससे पहले वाली क्लासेस में आवाज़ जो है वो इको होती थी, साउंड में गूंजती थी आवाज़, बट आज हम माइक का यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको शायद मुझे लग रहा है कि आवाज़ की प्रॉब्लम अब आप लोगों को नहीं आएगी। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं दोस्तों। बस कंसिस्टेंसी आप लोगों को रखनी होती है। ऐसे ही पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आप लोगों को रखनी है ताकि आराम से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रहा हूं दोस्तों ये कम्प्लीटली 101% NCERT बेस्ड होने वाली हैं। बस जो अलग चीज़ होगी वो ये होगी कि किसी कॉन्सेप्ट को जब मैं ज़्यादा डिटेल से कराऊंगा तो फिर मैं ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर से फिर वो चीज़ें आपको कराऊंगा। अदरवाइज़ आपकी सारी चीज़ें जो है वो NCERT बेस्ड रहने वाली हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बोलता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख भी रहे हैं तो इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को 11th और 12th क्लास की जो NCERT की बुक है वो अपने पास प्रिंट आउट करवा के निकलवा के रख लेनी है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। वीडियो में सुनते हुए आपको ये टॉपिक्स जो हैं बुक में से रिवाइज करने हैं। जैसे स्कूल में हम किया करते थे, एक बुक होती थी, टीचर पढ़ाता था, हम बुक में से फिर घर पे आके पढ़ते थे। सेम उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है अगर कंप्यूटर में आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलो इसके बाद माँ सरस्वती का नाम लेके आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है दोस्तों फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को रियल लाइफ एग्जांपल्स के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्जांपल्स आपको समझ में आए वो एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए जी, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है भाई, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अब यूज़र यानी कि हम और हार्डवेयर यानी कि हमारा कंप्यूटर, हम हमारे कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं, उसके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरफेस तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन अब हम जो डेटा इनपुट दे रहे हैं हमारे कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे संभालेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं। उसी फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो है दोस्तों प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर का मतलब है यहाँ पे आप लोगों का CPU, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल एक छोटी सी चिप के ऊपर होता है, माइक्रो चिप के ऊपर होता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही हम डेटा इनपुट देते हैं, मान लो यहाँ से हमने इनपुट दिया हमारे सिस्टम के अंदर, इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो आपका प्रोग्राम है वो आपकी रैम में जाके स्टोर होता है और फिर वहाँ से किसके पास जाता है, CPU के पास जाता है। और इस CPU के ऊपर अब जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको मैनेज करने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। इसीलिए पहला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से होता है दोस्तों, एक प्रायोरिटी बेसिस होता है और एक राउंड रोबिन बेसिस होता है। बेसिकली जब प्रोसेसर की मैनेजमेंट होती है तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आती है वो शब्द जो यूज़ किया जाता है वो टाइम शब्द यूज़ किया जाता है। यानी कि मान लो अगर कंप्यूटर की भाषा में समझाने की कोशिश करूँ सबसे पहले, तो मान लो ये हमारी रैम है, यहाँ पे यहाँ कहीं हमारा CPU है, ये मैंने लिखा P1 P2 P3 और ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारी प्रोसेस जो हैं वो हमें CPU, हमारी रैम जो है काफ़ी सारी प्रोसेस जो है वो CPU तक पहुंचाएगी और फिर CPU को एक एक करके ये प्रोसेस जो है इनको एग्जीक्यूट करना है और फिर फाइनली हमें लास्ट में क्या दे देना है, हमें लास्ट में इसने आउटपुट दे देना है। ये तो हो गई कंप्यूटर की लैंग्वेज। लेकिन अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें कि भाई प्रायोरिटी या राउंड रोबिन, जो दो तरीके की प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने बात करी, ये क्या प्रोसेस दी जा रही है, ये रैम क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हमें लगता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जब भी CPU को कोई काम दिया जाता है ना,
जब भी सीपीयू को कोई काम दिया जाएगा तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा समय जो होता है अलग अलग तरीके से टाइम जो है वो सीपीयू को अलॉट करता है अलग अलग काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोलता है कि आपको पहले इस काम को प्रोसेस करना है, इसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। फिर आपको इस काम को, ये काम अलॉट किया गया सीपीयू को, इसके लिए अलग टाइम दिया जाएगा। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो सीपीयू को ये जो टाइम दे रहा है ना, इस टाइम देने को ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शेड्यूलिंग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्स में आप ये शब्द काफ़ी बार देखते हो, SCHEDULING, शेड्यूलिंग आप लोग देखते हो, यानी कि शेड्यूल करना, हर एक टास्क को सीपीयू को एक काम असाइन करना और टाइम के हिसाब से उसको वो शेड्यूल कर देना कि आपको इतने टाइम में ये समय पे ये काम आपको करना है। ये बातें कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। किसको बताता है? सीपीयू को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि भाई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है। यहाँ पे मैं प्रायोरिटी शब्द को पहले उतार लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। प्रायोरिटी का मतलब होता है दोस्तों कि हम पहले किस चीज़ को, प्रायोरिटी मतलब महत्व देना, मतलब पहले किस चीज़ को महत्व देना है, दूसरे नंबर पे किस चीज़ को महत्व देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, या कॉलेज का एग्ज़ाम है, स्कूल का एग्ज़ाम है, कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, वहाँ पे जब आप बैठे रहते हो कमरे के अंदर तो एक टीचर होता है जिसकी ड्यूटी वहाँ पे होती है। बेसिकली मान के चलिए कि वो जो टीचर है वो क्या है आप लोगों का, मान लीजिए वो आप लोगों का सीपीयू है, और हम क्या हैं, हम एग्ज़ाम में जो बैठे हैं, मान लो हम क्या हैं, प्रोसेस हैं, या फिर हम कोई एक टास्क हैं, हम कोई काम है जो हो रहा है, जो करना किसको है? सीपीयू को करना है। मान लेते हैं सीपीयू को क्या काम करना है। सीपीयू को बोल दिया गया कि आपकी क्लास में, मान लो टीचर को बोल दिया गया कि क्लास के अंदर मान लो भाई 10-20 जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस दे दो, या उन स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करनी है, या उन स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ काम दिया गया, यानी कि वो जो किसी भी तरीके की डिफाइन करी गई कि ये प्रोसेस होनी है या ये काम होना है, सीपीयू को बता दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा बता दिया गया कि भाई आपको बच्चों की कॉपी चेक करनी है। लेकिन किस बेस पे चेक करनी है? प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करनी है। यानी कि प्रायोरिटी, आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? रोल नंबर 1 को पहले प्रायोरिटी दोगे और रोल नंबर 20 को आप बाद में प्रायोरिटी दोगे। आपको रोल नंबर वाइज कॉपीज को चेक करना है और चेक करते हुए ऐसे अपने काम को कंप्लीट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल को हमने मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कूल के टीचर को हमने मान लिया हमारा सीपीयू, और स्टूडेंट्स को हमने क्या मान लिया? प्रोसेस, या फिर टास्क हमने मान लिया स्टूडेंट्स को, या कॉपी चेक करना जो है वो हमारा टास्क है, सीपीयू का टास्क है। तो प्रिंसिपल ने टीचर को बोला कि आपको एक टास्क दिया जाता है और वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बेसिस पे टास्क दिया जाता है कि आपको पहले प्रायोरिटी रोल नंबर 1 को देनी है, दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी आपको रोल नंबर 2 को देनी है। इस तरीके से आपको कॉपीज जो हैं वो चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मान लो रोल नंबर 1 की कॉपीज़ को टीचर चेक करना स्टार्ट करता है और रोल नंबर 1 के पास टोटल 5 कॉपीज़ हैं जो टीचर को चेक करनी है। तो जब तक टीचर उस एक फर्स्ट रोल नंबर की कॉपीज़ को चेक नहीं करेगा तब तक सारे के सारे स्टूडेंट्स को वहीं पे बैठा रहना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट कुछ नहीं कह सकता, और ना ही पहले किसी और की कॉपी चेक होगी, पहले उसी स्टूडेंट की कॉपी चेक होगी। तो होगा क्या, मान लो टीचर उस स्टूडेंट की कॉपीज़ को चेक करेगा, कंप्लीट चेक करेगा, सारी कॉपीज़ को चेक करेगा, लेकिन अगर बीच में स्टूडेंट कह देता है कि सर आई हैव टू गो टू बाथरूम, मुझे बाथरूम में जाना है, तो टीचर उसको मना तो नहीं कर सकता क्योंकि भाई वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी क्लास में। तो टीचर उसको बोलता है ठीक है आप चले जाइए, आप बाथरूम चले जाइए। जब वो स्टूडेंट बाथरूम चला जाएगा तो क्या टीचर उसके आने की वेट करेगा? आने की वेट नहीं करेगा ना। टीचर क्या करेगा, अगले स्टूडेंट पे चला जाएगा और अगले स्टूडेंट की कॉपीज़ को चेक करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही सीपीयू क्या करता है, सीपीयू पहले एक टास्क को करना स्टार्ट करता है प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर बीच में जैसे वो बाथरूम गया था, लेकिन यहाँ पे जो शब्द होता है वो होता है दोस्तों इंटरप्ट। अगर कोई इंटरप्शन नहीं होता है तो सीपीयू लगातार उस काम को करता रहता है, लेकिन अगर कोई इंटरप्शन बीच में होता है, कोई इंटरप्ट की अगर रिक्वेस्ट जारी की जाती है हमारे टास्क के अंदर, प्रोसेस के अंदर, तो सीपीयू फिर उसको क्या कर देता है, वो अलग हो जाता है और फिर उससे अगला जो टास्क था उसको वो करना वो स्टार्ट कर देता है। हमारा सीपीयू अगले टास्क को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ये किस में होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बाद सीधा सा हमसे क्वेश्चन पूछा गया अभी 2-4 दिन पहले ही कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को हम दूसरे टाइम शेयरिंग के नाम से जानते हैं।
टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग के नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को जानते हैं। अब राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है भाई? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में सीधी सी बात ये होगी कि भाई जितने भी स्टूडेंट क्लास में थे, जितने भी टास्क सीपीयू को परफॉर्म करने थे, सीपीयू काम करना तो स्टार्ट करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो काम सीपीयू कर रहा है, मान लो रोल नंबर 1 की कॉपीज को टीचर चेक कर रहा है, तो वो पहले 1 की कॉपीज को पूर्णतया चेक करेगा ही करेगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपको बाथरूम जाना है, आपको पानी जाना है, जी नहीं। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम के अंदर जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। जब एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो आप बाहर जाएंगे, एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले आपको वहीं बैठना पड़ेगा। या फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो आप लाइन में लगे रहते हैं, आपसे पहले वाला जब तक डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवा लेता तब तक आप लोगों को लाइन में ही रहना पड़ेगा। सेम वही अगर सीपीयू के पास कोई भी प्रोसेस या कोई भी टास्क है, पहला टास्क जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक जो आगे आने वाला टास्क है उसको क्यू में रहना पड़ेगा, उसको लाइन में रहना पड़ेगा। ये क्या होती है हमारी दोस्तों? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इसको बोला जाता है। जो HSSC ने पूछा कि इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो दूसरे हम इसको टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग के नाम से जानते हैं। ये होता है दोस्तों हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोसेसर को संभालता है, प्रोसेसर के काम को संभालता है, तो प्रोसेसर की मैनेजमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में डिवाइड कर दिया, एक राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में डिवाइड कर दिया। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को दूसरे हम टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बीच में अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो सीपीयू उस काम को वहीं पे छोड़ देता है और अगले काम को करना स्टार्ट कर देता है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में क्या होगा कि पहले जो टास्क आया है वही पूरा होगा, उसके बाद वाला जो टास्क है वो उसके बाद ही पूरा होगा। कभी कभी आप लोगों ने कभी अगर कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप मान लो कोई 1 GB की फाइल को कॉपी करना चाहते हो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो आपने जैसे ही कॉपी और पेस्ट किया तो वो आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है वो फाइल। लेकिन उसके जस्ट बाद आपने वो कॉपी हो रही है, लेकिन तभी आपने कोई एक 500 MB की फाइल भी कॉपी करने की कोशिश करी, तो आप देखोगे कि अगर अकेला हम 500 MB की फाइल को अगर कॉपी करते तो जो हमें टाइम लगता, और हम उस 1 GB की फाइल के बाद हम एक और फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। वो बेसिकली क्या होता है कि सीपीयू को पहले एक टास्क पहले ही असाइन कर दिया गया होता है कि आपको पहले इस चीज़ को पूरा करना है, इस प्रोग्राम को पूरा करना है, उसके बाद आपको इस प्रोग्राम को पूरा करना है। वो आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर बात होती है कि वो जल्दी भी पूरा हो सकता है, लेकिन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में बेसिकली ये चीज़ होती है कि पहले एक काम पूरा होगा तो ही अगला काम आएगा और फिर वो पूरा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या होता है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए जी आगे चलें। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है दोस्तों डिवाइस मैनेजमेंट। मज़ा आ रहा होगा आई थिंक पढ़ने में, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और लेक्चर को पूरा देखिए, किसी भी चीज़ को स्किप मत करना क्योंकि आपका ही लॉस होगा उसमें अगर स्किप करोगे तो। दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पूरा का पूरा हमारा जो डिवाइस होता है उसकी मैनेजमेंट करने का काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे हैं 2 चीज़ों की, बफरिंग की बात कर रहे हैं और एक स्पूलिंग की बात कर रहे हैं। बफरिंग बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये आपका CPU है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है भाई, यहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ से जब आप लोग इनपुट देते हैं और यहाँ से जब हमें आउटपुट मिलता है तो हमारे पास इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के अलावा 2 चीज़ें और होती हैं दोस्तों। एक होता है हमारे पास इनपुट बफर, ठीक है, और एक हमारे पास होता है आउटपुट बफर। ये 2 चीज़ें भी होती हैं। ये क्या करती हैं, देखिए, जैसे ही आप इनपुट डिवाइस की हेल्प से कोई भी इनपुट देते हो तो सबसे पहले वो इनपुट जो होता है वो आपके इनपुट बफर के पास जाता है। इसकी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, इनपुट बफर के पास उसकी रिक्वेस्ट जाती है। ऐसे ही जब आपका आउटपुट निकलना होता है तो पहले आउटपुट निकलने की जो रिक्वेस्ट होती है वो किसके पास होती है, वो आउटपुट बफर के पास होती है। उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, आउटपुट डिवाइस के पास जाती है। तो
ओवरऑल हमारी जो प्रोसेस होती है बेसिकली सीपीयू तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचने से पहले वो इंस्ट्रक्शंस किसके पास जाते हैं, इनपुट बफर के पास जाते हैं। सीपीयू से आउटपुट निकलने से पहले वो इंस्ट्रक्शंस किसके पास जाते हैं, आउटपुट बफर के पास जाते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो टेक्निक होती है इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, मान लो आपने पहले कीबोर्ड से एस बटन को दबाया, इनपुट बफर के पास चला गया, पहले इनपुट बफर के पास चला गया, फिर सीपीयू के पास चला गया, सीपीयू उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। इतनी ही देर में आपने डी ऑप्शन को भी दबा दिया, डी बटन को दबा दिया, तो डी के इंस्ट्रक्शंस भी इनपुट बफर के पास पहुंच गए। तो जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन जो इनपुट बफर ने सीपीयू को दिया था और फिर थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो खाली होगा तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और फिर उसके पास क्या हो जाएगी, ये जो दूसरी जो हमने एंट्री करी थी ये इंस्ट्रक्शन भी इनपुट बफर के पास पहुंच जाएंगे। तो ये काम लगातार चलता रहता है। ऐसे ही आउटपुट बफर ने जैसे ही सिग्नल रेज किया कि मैंने आउटपुट बफर ने आउटपुट यूनिट को, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे दिया है, इतनी ही देर में जो यहाँ से इनपुट बफर होके जो प्रोसेस होके इंस्ट्रक्शन गए थे वो आउटपुट बफर के पास पहुँच जाते हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, इनपुट से इनपुट बफर, इनपुट बफर से आउटपुट बफर, आउटपुट बफर से आउटपुट डिवाइस, और सीपीयू इसको प्रोसेस करता रहता है। और इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ये जो टेक्निक होती है बेसिकली जो प्रोसेसिंग टेक्निक होती है इसको ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग टेक्निक कहते हैं। ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग टेक्निक भी इसको हम कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के अंदर। जब हम डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास पहला टॉपिक आता है बफरिंग का। बफरिंग में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर। जब भी आप इनपुट डिवाइस की मदद से कोई भी इनपुट अपने सिस्टम के अंदर पहुंचाते हो तो आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग से पहले वो आपका इनपुट बफर यूनिट के पास जाता है। इनपुट बफर यूनिट के पास जाने के बाद इनपुट बफर यूनिट आपके उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को देती है, निर्देश को सीपीयू को देती है, फिर सीपीयू प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। सीपीयू प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस को देने से पहले वो एक यूनिट होती है हमारे पास, आउटपुट बफर की यूनिट, उसके पास वो निर्देश जाते हैं और वो फिर आगे आउटपुट यूनिट तक पहुँचाता है। ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। और इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका होता है, डिवाइस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ये जो प्रोसेस होती है इस टेक्निक को हम ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बफरिंग क्या होती है। बफरिंग के बाद हमारे पास जो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो होता है स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट। स्पूलिंग की फुल फॉर्म की अगर बात करी जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों साइमल्टेनियस पेरीफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरीफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। पेरीफेरल क्या होते हैं भाई, हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह हमारे पेरीफेरल डिवाइसेस ही होते हैं। और स्पूलिंग की फुल फॉर्म पूछी जाए तो साइमल्टेनियस पेरीफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे डिवाइस हैं। मान लो ये जो है ये प्रिंटर, मान लो ये एक प्रिंटर है, एक यहाँ पे ये कैप जो है एक डिवाइस यहाँ पे है, एक पेन है एक डिवाइस यहाँ पे है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मान लो एक डिवाइस यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये 4 डिवाइस हैं एक नेटवर्क पे, और ये चारों जो हैं ये किसके साथ कनेक्टेड हैं, ये एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है मान लो। यानी कि ये चारों अगर आउटपुट हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जो प्रिंटर है वो हमारे पास एक है, लेकिन वो एक प्रिंटर एक नेटवर्क के ऊपर 4 डिवाइसेस के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ये चारों में से अगर इसको प्रिंट आउट निकलवाना है तो भी ये रिक्वेस्ट यहीं पे भेजेगा, इसको अगर आउटपुट चाहिए तो भी रिक्वेस्ट यहीं पे भेजेगा, अगर इसको प्रिंट निकलवाना है तो भी रिक्वेस्ट यहीं पे भेजेगा, और इसे भी यहीं से रिजल्ट जो है वो मिलेगा और प्रिंट आउट होकर जो डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो एक कंडीशन ऐसी आई कि इन सभी ने एक साथ ही कमांड दे दी प्रिंट करने की, चारों ने एक साथ ही प्रिंट करने की कमांड दे दी इस प्रिंटर पे। और इस प्रिंटर के अंदर अब 2 चीज़ें तो होंगी ना, मशीन है तो 2 चीज़ें तो होंगी, एक सीपीयू होगा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर सीपीयू भी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। आपके घर में आपके पास एयर कंडीशनर होगा, एसी होगा,
अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो भी उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो उनको ऑपरेट करता है, और उनके अंदर CPU भी होता है जो प्रोसेस करता है। लेकिन वो वहाँ पे क्या होता है कि फिक्स चीज़ें होती हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर अगर आप 20 की स्पीड पे चलाओगे तो वो 20 पे ही चलेगी। अगर 20 मिनट में कपड़े धोने हैं तो 20 मिनट में ही धो के बाहर वो निकाल देगी। एयर कंडीशन को 25 पे चलाओगे तो वो उस हिसाब से टेम्परेचर करेगा, और अगर उसको 20 पे चलाओगे तो उस हिसाब से टेम्परेचर करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली उसको बोला जाता है प्रिम्प्टिव बोला जाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या हुआ है, सभी सिस्टम्स ने एक साथ कमांड दे दी प्रिंटर को प्रिंट आउट करने की। प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, CPU करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन चारों की जो रिक्वेस्ट आई है उन सभी रिक्वेस्ट को इकट्ठा मेमोरी के अंदर डालेगा एक साथ, और एक एक करके वो जो है CPU के पास इंस्ट्रक्शंस को भेजेगा, सो दैट कि चारों को अपना जो इनका जो आउटपुट है वो चारों को सेम टाइम पे आराम से मिल जाए। इसी पूरी प्रोसेस को जब एक नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स मिलके एक साथ रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं किसी मशीन से आउटपुट लेने के लिए, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्पूलिंग बोला जाता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन बोला जाता है। और ये किसका पार्ट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और इसको संभालने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। आ गया होगा समझ में, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं, फिर भाई आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे 4 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं दोस्तों, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, बफरिंग, स्पूलिंग, जो किसके पार्ट हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट के और डिवाइस मैनेजमेंट के। तीसरे नंबर पे बात आती है मेमोरी मैनेजमेंट की। अब देखो हमने जो हमारा डिवाइस था उसको मैनेज भी कर लिया, ठीक है। डिवाइस के अंदर जो हमारा प्रोसेसर था उसको भी मैनेज कर लिया। अब हमारे डिवाइस के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम एक्सटर्नल या इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी प्राइमरी को कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी हम किसको कहते हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास मेन मेमोरी में 2 चीज़ें होती हैं, एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल इन नेचर, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। एक की मेमोरी लॉस हो जाती है, लाइट चली जाती है कंप्यूटर की, एक की मेमोरी लॉस नहीं होती है अगर कंप्यूटर की लाइट ऑफ नहीं होती है तो। रैम को फर्दर डिवाइड करोगे स्टैटिक रैम में, डायनामिक रैम में। रोम को फर्दर डिवाइड करोगे ई रोम में, पी रोम में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो अलग कॉन्सेप्ट है मेमोरीज का, वो जब करेंगे तब इनको डिटेल में आप लोगों को करा दूंगा। उसके अलावा हार्ड डिस्क के बारे में हमें पढ़ना होता है, मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ना होता है, फ्लॉपी डिस्क, ब्लूरे डिस्क, इन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल से करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। कहने की बात है कि ये जो मेमोरी का मैनेजमेंट है इसको भी करने का काम किसका होता है, संभालने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अब जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट में हमने 2 पार्ट्स में किया था, डिवाइस में 2 पार्ट्स में किया था, ऐसे ही मेमोरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्टीशनिंग करते हैंडल करेगा और एक वर्चुअल मेमोरी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेमोरी को हैंडल करेगा। बेसिकली होता क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है यूज़र के द्वारा, जो भी इनपुट दिया जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस आपके कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपके मेन मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है जी सर। तो इंस्ट्रक्शन जब यहाँ पे आके स्टोर हो गए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पार्टीशनिंग करता है। पार्टीशनिंग करने का मतलब क्या होता है भाई, विभाजित करता है, डिवीज़न करता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, दोनों अलग अलग हो गए थे, ऐसे ही मेमोरी के अंदर क्या होता है, पार्टीशनिंग करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी मेमोरी को, मेन मेमोरी को क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उससे क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम हमें स्टोर करवाना था हमारी मेमोरी के अंदर, उस प्रोग्राम को स्टोर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से स्टोर हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है पार्टीशनिंग का। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमारी मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सो दैट कि यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोग्राम जाके स्टोर होगा उसको स्टोर होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब प्रोग्राम स्टोर हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके अलावा बात आती है कि भाई वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने छोटे छोटे पार्ट्स में मेमोरी को डिवाइड किया था, ये आपकी मेमोरी है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता है पेजेस,
कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको बोला जाता है पेजेस। और फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 4 GB की स्टोरेज है, यानी कि हम 4 GB तक के प्रोग्राम को ही रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास 5 GB का जो है वो प्रोग्राम आ गया और आपको 5 GB का प्रोग्राम जो है वो स्टोर करवाना है। 4 GB स्पेस थी लेकिन आपको 5 GB का प्रोग्राम जो है वो स्टोर करवाना है। किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या करेगा? एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या करता है? एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है, जो टोटल हमारी मेमोरी होती है उस मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको पेजेस बोला जाता है। और ऐसे ही हमारे पास जो एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, जो हमारा ये प्रोग्राम था 5 GB का, ये प्रोग्राम टुकड़ों में हमारी मेन मेमोरी में तो स्टोर होगा ही होगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाके भी स्टोर हो जाएगा, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से पूरा का पूरा स्टोर हो सके। अकेली एक मेमोरी रहे, मेन मेमोरी के ऊपर बर्डन ना पड़े, लोड ना पड़े, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो है वो आपकी मेन मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है उसके अलावा जो हिस्सा हमारे पास हमारे प्रोग्राम का बच जाता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? उस हिस्से को एक्टिव सेट कहते हैं। उस हिस्से को क्या कहते हैं? एक्टिव सेट कहते हैं। और इसके अलावा जो प्रोग्राम जाके सेकेंडरी स्टोरेज में जो प्रोग्राम जाके स्टोर होता है वो किस किस फॉर्म में स्टोर होता है दोस्तों? वो ट्रैक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, वो सेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है और ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। समझे? हमारे पास मेमोरी जो है वो कम है, प्रोग्राम जो है वो बड़ा है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेमोरी को, मेन मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कि जितना हमारे पास प्रोग्राम होता है वो हमारा कुछ इस मेमोरी में स्टोर होता है, कुछ हमारा दूसरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर हुआ और जो बचा हुआ प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुआ, सेकेंडरी मेमोरी में जाके जो स्टोर हुआ, वो ट्रैक्स की फॉर्म में, सेक्टर्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और ये जो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में जाके जो आपका प्रोग्राम स्टोर हुआ, ये किसकी हेल्प से स्टोर हो जाता है? ये PMT की हेल्प से स्टोर होता है, यानी कि पेज मैप टेबल की हेल्प से स्टोर होता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। बेसिकली अगर ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि वर्चुअल मेमोरी का काम क्या होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास एक कमरा है जो 10 बाय 10 का है, हमारे पास जो सामान है वो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमें उस सामान को फिट तो करना है भाई, सामान तो रखना पड़ेगा। तो भाई घर वालों को बोल देते हैं, घर वाले क्या करते हैं, पूरे घर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई आप यहाँ पे इतना सामान रख लो, यहाँ पे इतना सामान रख लो। तो जो मेन कमरा था हमने मेन सामान वहाँ रख लिया, जो वहाँ पे सामान रख लिया उसको हमने बोल दिया एक्टिव सेट। घर वालों ने जो छोटे छोटे पार्ट्स में कमरों को डिवाइड किया था, जगह को डिवाइड किया था, उसको बोल दिया हमने पेजेस। मेन सामान यहाँ पे आ गया, बचा हुआ सामान हमारा दूसरे कमरों में चला गया, और जो दूसरे कमरों में सामान जाके हमने रखा, स्टोर हुआ, वो ट्रैक्स की फॉर्म में, सेक्टर्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में। ये जब हार्ड डिस्क का टॉपिक हम करेंगे, मेमोरी का टॉपिक करेंगे, तब आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये ट्रैक, सेक्टर, ब्लॉक्स और आपके क्लस्टर्स, प्लेटर्स, स्पाइंडल ये क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बाहर सामान हमने रखा, जचाया, वो हमारा ट्रैक, सेक्टर और ब्लॉक्स की फॉर्म में। और वहाँ पे अपने कमरे में तो हमने खुद कर लिया अपना सेटिंग वेटिंग जो हमारे सामान की करनी थी। घर में बाकी जगह पे जो सामान रखना था वो हमने हमारे पेरेंट्स की हेल्प से सामान रखा, तो वहाँ पे पेरेंट्स की हेल्प ली। और यहाँ पे हमारी किसकी हेल्प हुई, किसने हेल्प की? PMT यानी कि पेज मैप टेबल ने हमारी हेल्प करी उस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। और वर्चुअल मेमोरी के साथ साथ हमारा पार्टीशनिंग का जो डिवीज़न होता है मेमोरी का, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो टॉपिक होता है। लास्ट फंक्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है दोस्तों फाइल मैनेजमेंट। जैसा कि आप सिस्टम के अंदर आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितने भी फोल्डर्स होते हैं, जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, पूरी की पूरी सारी के सारी जो आपका फाइल मैनेजमेंट का जो काम है, जैसे कि नेशनल फाइल सिस्टम है, NFS है, ये फाइल सिस्टम्स वगैरह होते हैं, इनकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी फाइल्स, हमारे फोल्डर्स हमारे सेफ रहें मेमोरी के अंदर, हम उनको रीनेम कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लास्ट फंक्शन होता है वो कौन सा होता है हमारा दोस्तों? फाइल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो एक बार अगर हम क्विक रिवीजन लें तो हमने पढ़ा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है।
जैसे ही इंटरफेस प्रोवाइड कराता है उसके बाद हम सिस्टम के अंदर घुसते हैं, और सिस्टम के अंदर घुसने के बाद हमने देखा कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ती है। सबसे ज़्यादा नीड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की पड़ती है कन्वीनियंस के लिए, हमें आसानी से हम चीज़ों को कर सकें, कन्वीनियंटली कर सकें, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस जो प्रोवाइड कराता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जिसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बोला जाता है। अगर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बीच में डिफरेंस नहीं पता है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की कैटेगरी में हम लिनक्स को रखते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कैटेगरी में हम विंडोज़ को रखते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस समझना है प्रैक्टिकली, मैंने एक 3 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, जस्ट इससे पीछे आप देखोगे इस वीडियो से पहले तो उसमें आपको दिख जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। 3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा GUI और CUI में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फिर थ्रूपुट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें CUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि दिया हुआ काम कितने समय में पूरा हो रहा है उसको थ्रूपुट कहते हैं। जिसका थ्रूपुट ज़्यादा होता है वो अच्छा होता है, जिसका थ्रूपुट कम होता है वो कम अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने नीड क्यों पड़ी है, कन्वीनियंस के लिए पड़ी है। फिर हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं। कामों को देखने के बाद और इसकी एडवांटेजेस को देखने के बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम शेड्यूलिंग में काम करते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में काम करते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे, महत्व के बेसिस पे और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बेसिस पे काम करते हैं। फिर हमने देखा डिवाइस मैनेजमेंट की जाती है, बफरिंग की प्रोसेस हमने देखी, इनपुट बफर, आउटपुट बफर, और हमने देखा कि इसको ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। फिर हमने देखा स्पूलिंग, साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन देखा हमने, एक साथ एक नेटवर्क के ऊपर काफ़ी सारे सिस्टम जब एक साथ रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं तो कैसे काम होता है। फिर हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट में जब पार्टीशनिंग होती है, इक्वल पार्ट्स में मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी, थोड़ी सी एक अलग मेमोरी क्रिएट की जाती है, मेमोरी को छोटे छोटे भागों में बांट के, जिसको पेजेस कहते हैं, और जो मेमोरी वहाँ पे फिक्स होती है, जो बच जाती है उसको हम एक्टिव सेट कहते हैं, और जो बाकी बची हुई मेमोरी जाके स्टोर होती है उसको हम ब्लॉक्स, सेक्टर्स या फिर ट्रैक्स में हम उसको सेव करते हैं। और फिर हमने देखा हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारी फाइल फोल्डर्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ये था हमारा टॉपिक 2 को, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप लोगों का मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये सभी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से लगातार HSSC में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए वो टॉपिक आप लोगों को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक जैसे हमने किया है एग्जांपल्स के साथ, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी क्लास और आपको पूरा का पूरा समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत करना, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।